नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEBusiness ऑनलाइन और x.com पर @ZEBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार में आज देखा जोरदार एक्शन। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 350 अंकों की मजबूती के साथ 65,931 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 90 अंकों का उछाल आया और 19,783 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी ने आज लगाई सेंचुरी, 43,680 के पार बंद हुआ। और खास तौर पर मेटल, रियल्टी, फार्मा और एनबीएफसी शेयरों से बाजार को ज्यादा सपोर्ट मिला। और आज के बाजार की तेजी को अच्छे से समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। 2 दिनों के हल्के फुल्के करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से रफ्तार पकड़ने का काम किया। और इस रफ्तार के पीछे सबसे बड़े ट्रिगर्स जो आए वो अमेरिकी बाजारों से आते दिखे। डाउ 200 पॉइंट और नैस्डैक 150 पॉइंट की छलांग लगाकर 3 से 4 महीनों की ऊंचाइयों पर बंद होता हुआ नजर आया, जो कि हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। तो कुल मिलाकर संकेत ग्लोबल अच्छे, लोकल संकेतों में भी कहीं कोई बुरे नहीं। हालांकि कल के सेशन में एफआईएस की थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में जरूर आया था और स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, लेकिन बड़े नहीं थे आंकड़े। उस लिहाज से बाजार को रिलीफ थी। अब मजबूत शुरुआत होना तय था, हुई भी। और एक बार 19,800 के पार निकलकर निफ्टी 19,825 तक पहुंचा भी। लेकिन दिन भर बड़ी छोटी सी रेंज रही 75 अंकों की, 19,750 19,825 के बीच, और इसके बीचों बीच 19,885 के आसपास, 785 के आसपास निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी भी कल के मुकाबले में आज और बेहतर था। शुक्रवार की कमजोरी से उबरने की कोशिश, रेंज 200 ही पॉइंट की थी, नीचे 19,600 के आसपास और ऊपर नीचे 43,600 के आसपास और ऊपर 43,800 की रेंज में रहा और बीचों बीच में 43,700 के करीब जाकर बंद होता दिखा। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी भी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन आज ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आज जहां दिग्गज दिन भर मजबूत रहे, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने सुबह तो रिकॉर्ड बनाया, नए हाइज बनाए, रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और एकदम फ्लैट से बंद होते दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स हल्के लाल निशान में, तो मिड कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में। सो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल वैसे पॉजिटिव है। बायो डिप्स का मामला है, जिन स्टॉक्स में अच्छी खबरें या एक्शन है वो बढ़िया दौड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन अब हर एक स्टॉक भाग रहा हो, हर एक सेक्टर चल रहा हो, वैसा नहीं है। सेलेक्टिवली और धीमे धीमे आराम से स्क्रीन पर एक्शन जो होता दिख रहा है, वहाँ पर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स, खरीदारी और बिकवारी करने वाले ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, दोनों को बाजार में पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिल रहा है। इन सब के बीच जो आज क्लोजिंग हुई है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, जो करेक्शन हमने देखा था, जिसका अंत आपने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होते हुए देखा, वहाँ से यानी कि अक्टूबर सीरीज़ के आखिरी दिन गुरुवार को, वहाँ से लेकर अब तक आज जो क्लोजिंग मिली बाजार के लिए हाईएस्ट क्लोजिंग है। और आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 455 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज की तरफ से लगभग 721 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, बाजार में जोश भरता हुआ आज नजर आया है, फिलहाल आगे कैसे चाल एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल स्वाति, पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी बाजार में एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली और इसका श्रेय इंटरनेशनल मार्केट्स को जाता है। यूएस के मार्केट्स में जो कल एक बहुत अच्छी तेजी हुई, उस पर हमने रिएक्ट किया। और यूएस में भी जब से वो सीपीआई इन्फ्लेशन के वहाँ पे नंबर्स आए, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी है कि मार्च में ही वहाँ पे ब्याज दरों में कटौती शुरू हो सकती है। तो उसका एक बड़ा फायदा पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट्स को देखा जा रहा है। बाकी आने वाले वीक में हम थोड़े वोलेटाइल रह सकते हैं, बिकॉज एक तो एफएनओ की एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी, और दूसरा स्टेट इलेक्शंस ओवर हो जाएंगे। फिर स्टेट इलेक्शंस ओवर होने के बाद एग्जिट पोल आएगा शायद फ्राइडे की शाम को, नेक्स्ट फ्राइडे। तो मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। बट मेरा ओवरऑल मानना है कि आमतौर पे देखा गया है कि इन द रन अप टू द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस
3-4 महीने पहले से जो तेजी बनती है हर एक इलेक्शन पिछले 4-5 इलेक्शंस में हमने देखा है, तो वो तेजी इस बार भी होनी चाहिए। तो आई रिमेन बुलिश ऑन द मार्केट्स और मुझे लगता है अगर कोई कारणवश स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स फेवरेबल अगर नहीं आते, मतलब अगर राजस्थान और एमपी कहीं पे भी बीजेपी नहीं आती, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर थोड़ा बाजार में रिएक्शन आ सकता है, तो वो एक खरीदारी करने का मौका होगा। और बाकी अगर राजस्थान में चेंज होती है, बीजेपी आती है या एमपी भी वो लोग बचा लेते हैं, तो फिर बाजार में एक बहुत अच्छी धुआंधार तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आफ्टर स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स। तो बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस विकास जी की तरफ से। बाजार में किन ट्रिगर्स पर रखे नज़र और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पर नज़र रखी जाए, ये बताया विकास जी ने। सर, अब आपसे स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस भी जान लेते हैं। हफ्ते 10 दिन का नज़रिया कौन से स्टॉक में रखने की आपकी सलाह रहेगी? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर के लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा इंफ्रा स्टॉक है आईटीडी सीमेंटेशन। आईटीडी का पूरा नाम है इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी। ये बैंकॉक की कंपनी है जो कि इस कंपनी में अराउंड 46% स्टेक ओन करती है। एक ज़बरदस्त फंडामेंटली मजबूत एक स्टॉक है जो कि मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे हाईवेज है, ब्रिजेस, फिर एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इस तरह के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। एक ज़बरदस्त 20,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है और बहुत ही अच्छी क्लाइंट लिस्ट है। कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी कैटर करती है और कई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी इस कंपनी ने एग्जीक्यूट करे हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनली भी श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और बाकी इस तिमाही के नतीजे भी बेहद ही दमदार थे। स्टॉक का बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जो आज 265 के आसपास ये बंद हुआ, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 300 रुपए का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 250 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल सर। तो आईटीडी सीमेंटेशन में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है विकास जी की तरफ से। 300 के टारगेट के लिए 250 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आई है विकास जी की ओर से। लॉन्ग टर्म के लिए सर कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति खरीदारी करने की सलाह रहेगी सीडीएसएल में। 1724 पे आज बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है और बहुत निचले लेवल से कई बार मैंने चैनल के हर सेगमेंट में रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। बट यहाँ से भी अच्छा लगता है। एक तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है इनका, जिस तरह से भारत में ये वन ऑफ द 2 डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल और एनएसडीएल। और सीडीएसएल एक मतलब जिस तरह से भारत में जो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, आपके आज कोविड के टाइम पे 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, वो आजकल बढ़ के 13 करोड़ हो गए हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को हो रहा है और आने वाले दिनों में भी हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो मुझे लगता है बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। तो नए इन्वेस्टर्स जो आते हैं उसका बड़ा फायदा होगा। फिर सरकार ने जो अब डीमटेरियलाइजेशन के लिए डेडलाइन फिक्स करी है प्राइवेट कंपनीज के लिए भी, तो वो भी एक बड़ा इसके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। फिर इनकी एक सब्सिडियरी है सीडीएसएल वेंचर्स, सीवीएल, वो भी केवाईसी रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसी है जिनका 60% मार्केट शेयर है। वो भी आने वाले दिनों में हो सकता है डीमर्ज होकर उसकी भी वैल्यू अनलॉकिंग की जाए। तो ऑल इन ऑल सब कुछ है इसमें, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदा जा सकता है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 2250 रुपए। 2250 के टारगेट के लिए सीडीएसएल में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से। आइए अब दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक हैं जयपुर से मोहम्मद साबिर हुसैन। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी पूछिए। जी पूछिए सवाल। एक्चुअली मैंने खरीदा जेजू इंफ्रा, तो जी 203 में खरीदा था 400 का, 400 क्वांटिटी था। ये मैं 2 महीने के टारगेट के लिए रखा हूँ, 2 महीने के नजर से रखा हूँ। तब तक मैं क्या इसको होल्ड कर सकता हूँ या फिर इससे एग्जिट कर जाऊंगा? करंट लेवल में एग्जिट कर जाऊंगा या होल्ड करूंगा? अच्छा सर, 2 महीने का बहुत ही छोटा नजरिया इनका है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे। स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है आपको इनकी? देखिए स्वाति, मोहम्मद साबिर जी को मेरी सलाह रहेगी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए और अपना जो टाइम है वो बढ़ाना चाहिए। इसमें एक लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए। बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। मुझे याद आता है पिछले वीक इसी शो में या उससे पहले वाले वीक में मैंने इसको मेरी लॉन्ग टर्म पिक के लिहाज से भी रिकमेंड किया हुआ है।
JSW ग्रुप की कंपनी है जो कि पोर्ट ऑपरेट करती है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर है। इनके 9 से ज़्यादा पोर्ट्स, 9 पोर्ट्स भारत में और 2 पोर्ट यूएई में भी ऑपरेट करती है। बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है इनको अपना नजरिया थोड़ा लंबा करना चाहिए और इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। इट वुड क्रिएट ह्यूज वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बने रहिए JSW इंफ्रा में, लंबी अवधि के लिए बने रहने वाला स्टॉक है ये, जैसा आपको विकास जी बता रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से राहुल जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैम। जी पूछिए। मैम मेरे पास रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के 1000 शेयर है। बाइंग प्राइस मेरा 55 रुपीज है और करंट प्राइस उसका 76 के आसपास चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उसे होल्ड करूं या और ऐड करूं? ओके सर, क्या और ऐड करने की सलाह देंगे? मुनाफा तो काफी अच्छा है, काफी अच्छा आज हमने उछाल भी देखा है स्टॉक में, क्या करना चाहिए? देखिए स्वाति, राहुल जी को इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह रहेगी। बाकी इन लेवल्स पे अब ऐड करने की मेरी सलाह नहीं रहेगी। वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है अब ये स्टॉक। आज भी 17% बढ़ा है ये स्टॉक। बाकी कई इनके जो नए बिजनेसेस है या इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स के स्पेस में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी बनाती है कंपनी, तो वहाँ पे अच्छे इनको ट्रैक्शन मिल रहे हैं। तो स्टॉक यहाँ से अच्छा अपसाइड और दिखा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पर, आपके लिए यही सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर है हमारे साथ गुजरात से सोएब जुनेजा। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 500 शेयर है, 48.80 रुपीज में लिया था। तो अभी तो पर शेयर 3 रुपए माइनस है, तो क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या? और आपका कितना लंबा नजरिया है इस पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे सोएब जी? कोई भी जब प्रॉफिट मिले, कोई भी अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लॉन्ग टर्म पे जा रहा है तो भी कोई बात नहीं। ओके, इनको तो मुनाफे का इंतजार है विकास जी कि जब प्रॉफिट मिले तब तक बने रहेंगे। क्या स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? देखिए इस स्टॉक में भी इनको बने रहने की सलाह रहेगी। एक अच्छी क्वालिटी की बैंक है और नतीजे पिछले कई क्वार्टर्स से बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं और PSU बैंकिंग स्पेस में मैं बुलिश हूँ हाल ही में। बट जो RBI की नई गाइडलाइंस आई रिगार्डिंग लोन्स को लेके, तो उसके कारण से हमने पूरे बैंक स्पेस और NBFCs में दबाव देखा और उसमें इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। बट मुझे लगता है अगर ये स्टॉक को साल भर का अगर इसमें टाइम देंगे तो मुझे लगता है आराम से इसमें 55-60 रुपए के लेवल्स तो देखे जा सकते हैं, विच वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 20-25% फ्रॉम द करंट लेवल्स। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए करंट लेवल्स। होल्ड कीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, आपके लिए सलाह दे रहे हैं विकास जी। अगला सवाल हमारे पास पुणे से आ रहा है संजय शाह का। आर सिस्टम्स इनके पास है, 1000 शेयर है, 450 की खरीद के साथ। सवाल जानना चाह रहे हैं सर आपसे कि आर सिस्टम में अभी बने रहने के लिए इन्हें मुनाफा क्योंकि है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए स्वाति, संजय जी को इस स्टॉक में भी होल्ड करने की सलाह है। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और हमने हाल ही के दिनों में एक अच्छा जबरदस्त मूव भी देखा है। हालांकि इसके रिसेंट हाइस थे 535-40 के, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ इन लाइन विद द मार्केट। बट मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। इन्होंने एक बायबैक भी कंक्लूड किया था हाल ही में, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल्स पर आर सिस्टम्स को होल्ड करने की सलाह आई है विकास जी की तरफ से आपके लिए। गुजरात से सुनील जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? प्लीज टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए सुनील जी, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। जी पूछिए। मैं आप सभी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अनिल सिंघवी सर को भी सुनता हूँ, सेठी साहब के भी हमेशा पिक सुनता हूँ। मेरा सवाल है सर, मेरे पास सनफ्लैग का शेयर है, 324 शेयर है, 198 के भाव पे। तो इसको मैं 6 से 8 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, इसमें क्या करूँ? 8 महीने, स्पेसिफिकली 8 महीने का इंतजार इनको करना है सनफ्लैग के लिए। सर क्या राय रहेगी? देखिए स्वाति, कोइंसिडेंटली आज जो दोपहर का शो रहता है सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स,
उस सेगमेंट में आज मेरी शॉर्ट टर्म पिक सनफ्लैग आयरन ही थी। उसके बाद स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। उस समय 195-96 के लेवल्स पे मैंने रिकमेंड किया था, फिर ये 6-7% बढ़ गया, 204-5 के आसपास आ गया स्टॉक। बट मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आएंगे, बिकॉज इसको मैंने समझाया भी था। अगर ये निवेशक ट्विटर में मुझे फॉलो करते हैं तो ट्विटर में वो वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, जी बिजनेस ने भी किया हुआ, मैंने रीपोस्ट किया हुआ है। तो डिटेल्स मैंने बताए हैं कि इनके पास लॉयड मेटल्स में अराउंड 11-12% की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू इनकी आज की जो मार्केट कैप है उसके बराबर होती है। और बाकी अच्छा कर रही है कंपनी, और अब एरोस्पेस डिफेंस के लिए भी मेटल बनाने की, जैसे मिधानी स्पेशलाइज्ड एलो स्टील बनाती है वैसे बनाने जा रही है। तो ओवरऑल यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले महीने, आने वाले साल में देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह करने को। ओके, होल्ड कीजिए करंट लेवल्स पर सनफ्लैग आयरन को, आपके लिए यही सलाह विकास जी दे रहे हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। कोलकाता से विशाल जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विशाल जी सवाल पूछिए। विशाल जी सुन पा रहे हैं? ओके, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही उन तक। जयपुर से पीके गुप्ता साहब का सवाल तब तक लेते हैं। एमटार टेक पर सवाल है इनका। 37 शेयर 2506 की खरीद है इनकी इस स्टॉक पर। सर, इस स्टॉक पर क्या व्यू है आपका? अगेन बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है। स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इस तरह के सेगमेंट को कैटर करती है, और बहुत निचले लेवल से एज अ मल्टीबैगर मैंने भी रिकमेंड किया, और अनिल जी के भी जो स्पेशल 25 वाले लिस्ट में ये स्टॉक भी था, और बार बार चैनल पर रिकमेंड होया हुआ स्टॉक है, और बहुत अच्छे अपसाइड बताए हैं। बट पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट आई है। इस तिमाही के जो नतीजे थे वो डिसअपॉइंटिंग थे, विच वर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। बट वो इंटरनली देखना पड़ेगा किस कारण से आए हैं। बट मुझे लगता है ये स्टॉक एक लंबी अवधि का बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अच्छा बिजनेस है, और अच्छे मार्जिन भी हैं इनके। और ये ग्रीन एनर्जी में काफ़ी सीरियसली फोरे कर रही है कंपनी। ब्लूम एनर्जी के साथ भी इनका काम होता है, और चूंकि वो थोड़ी तकलीफ है वहाँ पे, इस वजह से स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है। बट करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। अगर 9 से 12 महीने देंगे तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेगी। करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह एमटार टेक को, यही आपके लिए सलाह विकास जी दे रहे हैं। अगले कॉलर जोधपुर से राज है हमारे साथ। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। सेठी साहब के हम बहुत बड़े हैं। हमारा है मन्नापुरम फाइनेंस है 142 से, एंड L&T फाइनेंस 129 से। 2 साल का नजरिया है। 2 साल का नजरिया, मन्नापुरम फाइनेंस और L&T फाइनेंस। ओके सर, आपको हर एक शो में आपके फैन मिल ही जाते हैं। इस बार जोधपुर से स्पेशली आपके लिए आपके फैन सवाल पूछ रहे हैं। सर बताइए, अब दोनों स्टॉक्स पर आए अपनी। थैंक यू सो मच। और बाकी दोनों स्टॉक आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लिए हुए हैं। हालांकि सेक्टर एक ही है, तो मेरा ये मानना है कि आपके पास और भी सेक्टर में एक्सपोजर होगा, मतलब पूरी पूंजी सिर्फ एनबीएफसी में नहीं होगी आपकी। बाकी दोनों स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और मैं तो एनबीएफसी और पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, इस पूरे सेगमेंट पे ही ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन द नेक्स्ट 3 to 5 years मल्टीबैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में बने रहने की सलाह आई है आपके लिए विकास जी की तरफ से। गुजरात से राकेश कुमार हमारे साथ हैं। नमस्कार राकेश जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? ठीक है, ये रेल विकास था। फिर से बताएंगे स्टॉक? 680 शेयर है, वो 30 रुपीज के प्राइस। सर आपकी आवाज थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं। एक बार फिर से अपना पूरा सवाल बोलिए एक बार जल्दी से। हेलो, आपने IRFC बोला, IRFC आपके पास है? IRFC नहीं। हेलो, ओके, थोड़ा सा ऑडियो मैं शायद सुननी अच्छे से पाई। आई थिंक IRFC पर सवाल पूछा है विकास जी इन्होंने। मेरी तरफ से तो मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था। आपकी राय इस स्टॉक पर? देखिए, राकेश जी को पहले तो बधाई देनी चाहिए। बहुत अच्छे लेवल्स पे एक अच्छे स्टॉक को इन्होंने एक्वायर किया है। IRFC पे यहाँ से भी मैं बुलिश हूँ।
और जिस तरीके से ये इरेडा का इशू आया है और इरेडा न्यू जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट को फंडिंग करेगी या करती है, वैसे ही आईआरएफसी रेलवे प्रोजेक्ट्स को या रेलवे वाली जो कंपनियां हैं जैसे आरवीएनएल है, रेलटेल है, इरकॉन है, इन सबको फंडिंग करती है। तो एक जीरो एनपीए वाली एनबीएफसी है, प्लस आरबीआई से भी काफी इनको छूट है, मतलब कई चीजें इन पे लागू नहीं होती है। तो ऑल इन ऑल एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है और जो सेगमेंट को कैटर करती है वहां पे बहुत ही ह्यूज कैपेक्स हो रहा है, ह्यूज फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो कंपनी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। मुझे लगता है यहाँ पे भी इसमें बने रहना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्की कमजोरी क्या इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी बाजारों के लिए लगभग 60-65 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। देखते हैं अमेरिका में कल की अच्छी तेजी के बाद आज किस तरह का कारोबार दिखता है। वहाँ से सुबह सुबह संकेत लेंगे और संकेत लेंगे आज फिर हम किस तरह के एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े आपको नजर आते हैं। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी होगी, तो बैंक निफ्टी पर फोकस ज़्यादा होगा। और सपोर्ट के लिहाज से बैंक निफ्टी पर जो कल आपको लेवल का ध्यान रखना है वो है 43,450 से 43,550। ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 43,875 से 44,000 की रेंज रुकावट का करेगी काम। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 19,650 से लेकर 19,700, ये आपके लिए रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तर पर 19,850 से लेकर 19,900 की रेंज है हल्की फुल्की रुकावट के लिहाज से। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल भी चुनिंदा खरीदारी बिल्कुल बनी रहेगी, एक्शन बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर कल का फोकस बैंक निफ्टी पर वीकली एक्सपायरी की वजह से आपको शिफ्ट होता नजर आएगा। आइए अब कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी जानते हैं। विकास जी, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक मेरी रहेगी एक रेलवे स्टॉक, मेरा पसंदीदा सेक्टर। कई बार मैंने कई सारे स्टॉक्स नीचे लेवल्स पे रिकमेंड किए हुए हैं। इरकॉन में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो कि आज 165 पे बंद हुआ। पहले इसके कल के इंट्राडे टारगेट रहेंगे 175 के, स्टॉप लॉस रहेगा 160 का। ये एक इंजीनियरिंग मेजर है जो कि मेनली रेलवे प्रोजेक्ट्स करती है। रेलवे के लिए ट्रैक्स है, टनल्स, ब्रिजेस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, ये सब काम करती है। जबरदस्त कंपनी है, 25 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश प्रमुख है। और बाकी एक शानदार 32,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और हाल ही में इस कंपनी ने रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक करना शुरू किया है, तो वहाँ से अच्छे अपसाइड और ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। सितंबर तिमाही भी बहुत दमदार थी, 223 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 159 करोड़ का पैट था इस तिमाही में। बाकी फंडामेंटल्स मजबूत है और सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 175, स्टॉप लॉस ऑफ 160। 174 का टारगेट। सर स्टॉप लॉस एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? 175 का टारगेट है और 160 का स्टॉप लॉस। 160 का स्टॉप लॉस। इरकॉन में कल के बाजार में खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं यहाँ पर विकास जी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं आपका। जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? जी, तो कल के लिए अशोक लेलैंड में 180 यानी कि 180 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो कि आज ₹2.15 पर बंद हुई है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। यहाँ पर 4.5 और 5 रुपए के 2 टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ₹1 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अशोक लेलैंड में आज काफी दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ नजर आया। स्टॉक अपना क्रूशियल रेजिस्टेंस 175-176 उसके ऊपर क्लोज हुआ। पॉल राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग थी और काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि अशोक लेलैंड आने वाले 1 से 2 दिनों में 182-185 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो 180 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है, जो हमने ₹2.25 पर रिकमेंड की है, इसमें 4.5 से 5 रुपए तक के टारगेट हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे हिमांशु जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए, और विकास जी हमारे साथ इस पूरे शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ
बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।